ओके, सो वर्क पावर एनर्जी हमारा कंप्लीट हो गया था। हमारा डिस्कशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था। इट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास। मतलब चैप्टर पे दो पार्ट है, जैसे आप देख सकते हैं 7A एंड 7B करके मैंने लिस्ट किया हुआ है। 7A सेंटर ऑफ मास, 7B RBD। ठीक है, अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे, मतलब आप लोग को फील करना है, पहले आपको ये देखना है कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, फिजिक्स का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है चैप्टर्स के थॉट में, वो आपको सीखना है। मतलब जब हम काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो हम बार बार क्या बोलते हैं कि यार एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थ्रो किया, ठीक है, और वो यहाँ पर पहुंच गया, या एक ऑब्जेक्ट को हमने कैसे भी थ्रो किया। ठीक, आप ये देखो, हम ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते कि यार ये ऑब्जेक्ट जो है 80 सेंटीमीटर हाइट का है तो फिर क्या डिफरेंस आएगा, साइज की बिल्कुल भी बात नहीं करते। इसका मतलब ये है कि बिफोर दिस 7 चैप्टर, अब तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसे कंसीडर किया है, पॉइंट। हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा कैसा कंसीडर किया है, पॉइंट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं माने, सपोज ये एक ऐसा, या लेट्स से एक पेन टाइप का कुछ रखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सपोज एक पेन है और अगर ये एक पॉइंट है, ये लेट्स से 100 ग्राम का पेन है और यहाँ पर 100 ग्राम का एक पॉइंट रखा है। अभी तक जितनी भी मोशन डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट, कि 100 ग्राम का पॉइंट रखा है, ज्योमेट्री का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पर, तो आपने कहा सर F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, सही है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। लेकिन इसको प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट से मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया F इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ पर सिर्फ ए नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, आप अगर एक पेन को उसके एग्जैक्ट सेंटर पर फोर्स मत लगाएं, थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस पर अगर मैं उसे फोर्स लगाऊं, सो यू विल सी कि ये मार्क आगे तो जाएगा, बट ऐसा नहीं दिखेगा, इट विल ऑल्सो रोटेट लाइक दिस। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि द मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऑब्जेक्ट आगे तो आएगा, डेफिनेटली आगे आएगा, बट इट विल रोटेट इन अ मैनर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ज्योमेट्री मैटर करेगी। क्लियर? और ज्योमेट्री के साथ साथ उसकी मोशन में एक नई मोशन जनरेट होने स्टार्ट होगी, विच इज कॉल्ड रोटेशन। सो अभी तक हम जितनी भी मोशन कर रहे थे उसमें हम रोटेशन की बातें नहीं कर रहे थे, अब हम रोटेशन की बातें करेंगे। तो जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड RBD। इट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मतलब एक बॉडी, एक रिजिड जो एक बॉडी है, बॉडी मतलब एक डेफिनेट साइज होगा, नॉट पार्टिकल। पार्टिकल नहीं हम बात कर रहे, एक बॉडी है, उसका डेफिनेट साइज है, उसकी डायनामिक्स क्या होगी, उस पे फोर्सेस लगाकर मोशन किस तरीके से होगी, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि हम एग्जैक्टली कैसे ट्रांजिशन फेज में आ रहे हैं, कि पहले हम पार्टिकल ही समझते थे, अब हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की मोशन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक नई मोशन इंक्लूड होगी, दैट इज रिजिड बॉडी डायनामिक्स। बट बिफोर गोइंग टू दैट डायनामिक्स, हमने एक और पार्ट रखा है इस चैप्टर का, COM। COM का मतलब है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, हमें पहले सेंटर ऑफ मास को डिस्कस कर लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीजन है कि सेंटर ऑफ मास का रिलेशन क्यों है, वो हम समझ लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास देखिए क्यों जरूरी है। तो सेंटर ऑफ मास की सिंपल सी डेफिनेशन है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो लेट से मुझे पता है कि मुझे इसका रोटेशन डील करना है। सपोज मैंने फोर्स लगाया यहाँ पर, तो यार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, फोर्स लग रहा है तो थोड़ा सा आगे भी जाएगा ना। सो दिस ऑब्जेक्ट विल मूव अहेड एंड देन इट विल रोटेट। तो इसका मतलब ये रोटेट किसके अबाउट होगा, ये तो हमने देखा ही नहीं ना। तो एक्चुअली जब आप फील करेंगे तो इट विल रोटेट अबाउट सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट, दिस वन। ठीक,
इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो इसलिए हमें ये फाइंड करना पहले जरूरी है कि यार इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। ठीक, अच्छा, तो फाइंड कैसे करते हैं, मतलब ये पॉइंट है क्या, ऐसा कोई मिरेकल पॉइंट तो है नहीं कि मतलब मैजिकल पॉइंट है, रैंडम रहेगा, नहीं, इसका कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट है कि ये कहाँ पर रहेगा। बट अगर इसका फीलिंग देखें तो फीलिंग ये है, द फीलिंग इज लाइक कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को एज अ पॉइंट सॉल्व करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना है, पॉइंट सॉल्व करना है, तो दैट सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर यू कैन कंप्रेस इट्स होल मास। मतलब सपोज ये मैं बात करता हूँ, ये 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है, तो 10 kg में अगर मैं ये 5 पीसेस करूं, ऐसे 6 पीसेस कर दूं इसके, तो इसका मतलब ये मास कितना हो जाएगा, 10/6 kg। ये मास कितना हो जाएगा, 10/6 kg। तो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर यू कैन कंप्रेस इट्स होल 10 kg मास। तो देखो क्वेश्चन इजी हो गया ना सॉल्व करना। अभी आपको पूरा ऑब्जेक्ट सॉल्व करना था, बट अभी हम किस में आ गए, अपनी प्रीवियस वाले फिजिक्स में, जहां पर हमने इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, तो सॉल्विंग में इजी होगा, जैसे मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में बताया था अभी कि एक रॉड है, तो रॉड में जो हम mgh लिखते हैं, तो हम यही तो देखते हैं ना कि m किस हाइट पर है। तो मैंने ये बताया कि ये रॉड का जो m है, वी कंसिडर इट कंप्रेस्ड एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो बताओ यार, सेंटर ऑफ मास का फील समझ में आया कि काम क्या है? यस सर। ओके गुड। बट अब हमें मैथ्स लगानी पड़ेगी, मैथमेटिक्स, कि हम इसे फाइंड कैसे करेंगे। काम तो हमें समझ में आ गया कि हम अपने बड़े से ऑब्जेक्ट को भी क्या बना सकते हैं, वापस से पॉइंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। बस हमें करना क्या पड़ेगा, मास को सेंटर ऑफ मास पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास है क्या है, इट इज अ पॉइंट, so it is a point at which the whole mass an object, the whole mass of an object seems to be concentrated. ओके, और इस कंसंट्रेटेड का काम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है कि हम पूरे ऑब्जेक्ट को रिमूव करके इस पूरे ऑब्जेक्ट को हटा दो और पूरा एम कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। तो ये इसकी अच्छी बात हो जाती है। इसका मतलब ये है, इट मीन्स we can replace the whole object, we can replace the whole object with a single point mass, a single point mass kept at its center of mass। ठीक है, तो उसके सेंटर ऑफ मास में देख सकते हैं कि वो पॉइंट अगर रखा हुआ है तो वहां पर हम कर सकते हैं। फिर एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं सबसे पहले क्लियर करूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये बीच में रहेगा, तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ही हो। ठीक, ये मैथमेटिकल पॉइंट है, ये कहीं पे भी रह सकता है। तो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि it can be inside or outside the object, or center of mass can be inside or outside, inside or outside of the object। ओके, अच्छा, अब बात आते हैं कि ये तो था बेसिक हमें अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट कि क्या चीज़ है सेंटर ऑफ मास, हमें यूज कैसे करना है। अब मेन काम की बात पे आते हैं कि मैथमेटिकली हम इसे फाइंड कैसे करेंगे।
तो मैथमेटिकली फाइंड कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी ये है, COM सेंटर ऑफ मास is a point about which the moment of or the algebraic summation of moment of all the masses is 0। एल्जेब्रिक समेशन का मतलब क्या है कि सोचो एक मोमेंट पॉजिटिव है +3 और एक मोमेंट है -x, तो कुछ भी हो इन दोनों का मोमेंट मिला के क्या होना चाहिए 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x = 3 होना चाहिए ना। तो इसका थोड़ा सा एक सिंपल मीनिंग क्या है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट अबाउट विच द एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द masses इज 0 और about which the moment of all the masses is balanced। Moment of all the masses is balanced। अच्छा, अभी देखिए मोमेंट क्या चीज़ है। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बता दिया था कि किसी भी चीज़ का जब हम मोमेंट निकालते हैं फिजिक्स में, तो मोमेंट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मास का मोमेंट, मतलब यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। ठीक है, तो मोमेंट मतलब क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं, मोमेंट of mass is equal to mass into its position। क्लियर। तो मोमेंट ऑफ मास मतलब क्या है, मास इनटू पोजीशन, लेकिन पोजीशन कहां से, पोजीशन फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट। मतलब किस पॉइंट से आप देख रहे हो, मतलब लेट से सपोज ये एक मास है और अगर आप यहां से देखना चाहते हो तो यहां से इसका मोमेंट क्या आएगा, मास इनटू ये वाली डिस्टेंस। लेकिन सोचो आप यहाँ पे नहीं, यहां से देखना चाहते हो, तो फिर कौन सी डिस्टेंस यूज होगी, ये वाली डिस्टेंस यूज होगी। समझ आया सबको, मास इनटू ऑब्जर्विंग डिस्टेंस। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है, देख तुरंत समझ में आ जाएगा कि यूज कैसे करना है, एग्जांपल वाइज फील कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक, देखें कैसे अप्रोच करना है। मैं बात कर रहा हूँ, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम आपको दिया है, आपको उसका सेंटर ऑफ मास बताना है। डन। सिस्टम क्या है, सिस्टम मतलब बड़ा सिंपल सा, ये एक m मास है और ये 2m मास है। ठीक, ये दो मासेस का एक सिस्टम है, एक लाइट थ्रेड के थ्रू जो है ये लोग कनेक्टेड है, और लेट से इनका जो लेंथ है दैट इज l। अब आपको बताना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। तो क्या बताया मैंने, सेंटर ऑफ मास क्या चीज है, देखिए डेफिनेशन, अबाउट विच द मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस इज बैलेंस्ड। मतलब पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास इनका कहीं पर है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एज्यूम पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो यार एज्यूम करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, तो यार कुछ एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, m है और 2m है, तो क्या दोनों मास अगर अलग अलग है तो बीच में होगा क्या सेंटर ऑफ मास,
नहीं, किसके होना चाहिए? 2m के साइड पे ज्यादा होना 2m चाहिए। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा अलग होगा, मिडिल पॉइंट पर तो नहीं होगा, तो ये मैं मिडिल पॉइंट बनाता हूँ, लेकिन ये मैं बना रहा हूँ कि दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास। सो लेट्स से ये मैंने अज्यूम किया है दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब हमें इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है, हमें इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी, तो लोकेशन चेक कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, 2m से, चलो अज्यूम करते हैं 2m से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे है। तो अगर ये वाली डिस्टेंस x हो गई है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, l माइनस एक्स, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं मोमेंट। तो मोमेंट कैसे डिफाइन है? मोमेंट डिफाइन है कुछ इस तरीके से, सपोज ये पॉइंट है और मास इस तरफ है, क्लियर। तो इसका मतलब है मोमेंट ऐसा डिफाइन है कि ये मास इस तरफ कैसा मोमेंट जनरेट करेगा, ये वाले टाइप का, ठीक है, और जो मास इस तरफ है वो कैसा जनरेट करेगा मोमेंट, अपनी तरफ पुल करेगा, मतलब इस तरीके से। तो ये जो मास जनरेट करेगा ये कैसा मोमेंट है, ये डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हमें किसी एक को पॉजिटिव और किसी एक को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। तो लेट से हमने क्लॉकवाइज को क्या बोल दिया, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोल दिया, नेगेटिव। तो अगर मुझे एक लाइन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ठीक है प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक समेशन। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को विदाउट साइन इक्वेट कर सकता हूं, जैसे मैंने ये लाइन बताई, क्या दोनों बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है मतलब लेफ्ट वाला अलग और राइट वाला अलग। तो विद साइन में अगर करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज का मोमेंट कितना है, 2m मास है इंटू डिस्टेंस कितनी है x, क्लियर। दिस वन इज पॉजिटिव प्लस ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, कितनी, m इंटू डिस्टेंस कितनी है, m की L l minus x. तो ये हो गई l माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। एट द एंड हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि 2m इंटू एक्स को बैलेंस कर रहे हैं। देखो ये नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव में आएगा, तो इनडायरेक्टली जब एग्जाम में, ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ, एग्जाम में हम ये लाइन नहीं लिखते, एग्जाम में हम सीधे क्या लिखते हैं, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया सबको? हम क्वेश्चन सॉल्विंग में सीधे क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो कितना हो जाएगा ये, m इंटू एल माइनस एक्स। अभी देखो बहुत सिंपल, m कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करें तो ये हो गया 2x और ये हो गया l माइनस एक्स। तो x इस तरफ ऐड होगा 3x हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l बाई 3 फ्रॉम यस 2m मास। तो 2m मास से l बाई 3 डिस्टेंस पर वो सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक। अच्छा, ये मैं बता रहा हूँ जस्ट बेसिक है, इसमें भी बहुत कुछ सॉल्विंग का मैंने अभी ट्रिक नहीं डाला हुआ है, मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कैसे एग्जाम में फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा एसेंस है कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया गया एकदम स्टार्टिंग एज में। पता है सबको समझ आया सेंटर ऑफ मास? सर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे पता चला हमें, वो एक बार फिर से समझाइए। हाँ, मतलब सिचुएशन क्या रहती है, मास को एज अ ग्रेविटी फील देते हैं, ठीक है। तो मास ये नीचे की तरफ पुल कर रहा है और ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, इस तरीके से इसे डील करते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट है और मैं वो सोच रहा हूँ कि आप एक फोर्स हो, आप नीचे पुल करने का ट्राई कर रहे हो, तो आप इस पॉइंट को किस तरफ घुमा दोगे, इस डायरेक्शन में घुमा दोगे ना। कंसिडर किए कि यहाँ पे Yes, रॉड sir. लगी, यस, ये रॉड लगी है और इस टिप पर आप फोर्स लगाओगे तो ये रॉड इस तरीके से रोटेट हो जाएगी ना, इस नेचर में, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया कि किस तरीके से हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड किया हुआ है,
उसके पुलिंग नेचर पे डिपेंड किया है कि किस तरीके से वो नीचे की तरफ पुल करेगा और कैसे उसका मास का इफेक्ट देखेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्विंग का मतलब ये हुआ, सपोज m था और 2m था और हमें पता चल गया कि ये उसका सेंटर ऑफ मास है L/3 पे, तो नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस 2m, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि पूरा 3m यहीं पे रख सकते हैं। समझ आया इसका पर्पस क्या था ये 2m लिखने का, कि अब हम उन दोनों को रिमूव करके सिर्फ एक मास, दोनों के बराबर का एक मास कहाँ पे रख सकते हैं, L/3 डिस्टेंस पे यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, तो ये था स्टोरी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, अच्छा मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, ओके थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ, चले हाँ। सो पॉइंट ये था, सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास और हम उसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो उसका ज्योमेट्रिकल पॉइंट ही रहेगा। ज्योमेट्रिकल कब तक, जब तक कि मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब चारों तरफ, ठीक है। लेकिन सोचो अगर मैं एक ऐसा बकेट टाइप ले लूं, ये एम्प्टी बकेट है, ये एम्प्टी कंटेनर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, मतलब यहां बीच में। आप देख रहे हैं कि इस कंटेनर का मटेरियल यहां पर है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर फील होगा, यहां पर, आउट ऑफ द मटेरियल। इसलिए मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि मटेरियल के अंदर ही रहेगा, बाहर भी रह सकता है। ठीक, अब सोचो इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया थोड़ा, अब क्या लगता है सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, नो सर, नहीं, नीचे मास आइए। नीचे ज्यादा आ नो गया। सर। सो अब ये ज्योमेट्रिकल पे नहीं रहेगा, अब ये मासेस ज्यादा आ गए हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक है कि जिस तरफ ज्यादा मास होगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे लगता है ये फील काफी आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू ये तीनों चीजें क्लियर कर देता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म है ये प्लेट कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सो आई विल से दैट दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा फिर अभी मैंने बात की कि एक एम्प्टी कंटेनर ले लेते हैं, तो लेट्स से एक एम्प्टी कंटेनर ले लिया। तो इस कंटेनर को समझाने का पर्पस आपका था कि कंटेनर में जरूरी नहीं कि उसके मटेरियल पे ही सेंटर ऑफ मास हो, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक, लेकिन अभी अगर इस कंटेनर को थोड़ा सा फिल कर दें, मतलब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो ज्यादा मासेस होते हैं उनकी तरफ पे शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये कंटेनर है और इस पे मैंने कुछ फिल कर दिया है, लेट्स से वाटर है या कुछ भी है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पहले सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकली यहाँ पर था तो यहाँ पर नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट समवॉट डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे लगता है समझ में आ गया सबको, इसमें कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास सबको क्लियर समझ आ गया कि ये चीज क्या है और क्या चीजें इसे इम्पैक्ट करेंगी, पोजीशन ऑफ मास इसको इम्पैक्ट करने वाला है। ठीक, अच्छा सेंटर ऑफ मास के साथ एक टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग में रहता है, उसको भी लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी
मतलब एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऐसा कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं है, CG लिखते हैं इसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं है, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बट हम इसे सेंटर ऑफ मास की तरह ही ट्रीट करके काम करते हैं। मतलब कैसे, समझें। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैंने बताया कि नीचे लिक्विड फिल है, ठीक, तो इसका सेंटर ऑफ मास हुआ यहाँ पर। सो लेट्स से कि यही हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक। लेकिन अभी मास बहुत सारा नीचे आ गया ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आ गया होगा, यहाँ पर नीचे आ गया होगा, ठीक। अच्छा, दोनों में अब सोचें, इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, ये कंटेनर को मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, तो कंटेनर का शेप देखें, अगर मैं इसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ तो पहले लेट्स से दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, अब मैंने कंटेनर को थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है, ठीक। तो टिल्ट करके अगर मैं कंटेनर को डिस्कस करूं कि ये मैंने टिल्ट करके रखा हुआ है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक। तो ये सेंटर ऑफ मास देखो इधर से जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ जो मास है वो इस तरफ से जा रहा है, तो बेसिकली ये कंटेनर कैसा है, गिर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस से काफी बाहर आ गया है सेंटर ऑफ मास, ठीक। लेकिन अगर रियल में देखो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये मास नीचे है ना, ये यहाँ पर, तो अभी भी देखो सेंटर ऑफ मास इसके सरफेस से अंदर ही फोर्स लगा रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का हम बैलेंसिंग देखते हैं, बैलेंसिंग, तो हम डिस्कस जरूर उसे सेंटर ऑफ मास से बोलते हैं। मतलब मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो सेंटर ऑफ मास बार बार बोलूंगा कि यार सेंटर ऑफ मास उसको बैलेंस कर रहा है, लेकिन रियल में सेंटर ऑफ मास नहीं बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या चीज, कैसे बैलेंस करती है? मास तो एक रिप्रेजेंटेशन है, कि मास एक रिप्रेजेंटेशन है कि आप कहीं पे भी चले जाओ इस तरीके से हैंडल होगा, लेकिन एक्चुअल ग्रेविटी है जो उसे हैंडल कर रही है। मतलब अगर आप यहाँ पे ग्रेविटी हटा दें, अगर इसे ग्रेविटी फ्री स्पेस पे ले जाए, तो क्या ये वापस बैलेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो इसे बैलेंस करने का काम करता है। तो देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफाइन है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर ऑफ मास जैसे ही है। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ओके, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो जो mg लगाते हैं ना, उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब बैलेंस्ड होना चाहिए। तो यार हमने अभी यही तो सॉल्व किया था ना, हमने बोला था कि ये मास है 2m और ये मास है m, तो इनका मोमेंट ही तो निकाला था, तो इनकी ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगी, नीचे ऐसे एक्ट करेगी mg, इसकी 2mg। तो इसका मतलब अगर आप मोमेंट निकालोगे तो 2mg का मोमेंट ऐसा आएगा क्लॉकवाइज, और इसका आएगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब सॉल्विंग में ये mg का कुछ फर्क पड़ता है क्या? जी कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इनडायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बन गया हमारा, सेंटर ऑफ मास ही बन गया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरे चैप्टर में क्वेश्चन किससे सॉल्व करूंगा, सेंटर ऑफ मास से। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई डाउट कि ये क्या चीज है? चलो वर्ड वाइज भी लिख लेते हैं। वर्ड वाइज क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या था, अ पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ मासेस वर बैलेंस्ड, ये होगा अ पॉइंट about which moment of force of gravity, क्या, force of gravity, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, वेट, ठीक है। द पॉइंट अबाउट विच मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट इज बैलेंस्ड, क्लियर। और बैलेंस्ड की जगह हमने एक और वर्ड यूज किया था, और इट्स
algebraic मतलब विद प्रॉपर साइन, algebraic summation is 0। क्लियर है सबको? इज 0। तो मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पर क्लियर किया। ये एक m मास है, ये एक 2m मास है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमें चेक करना है। तो लेट से हमने अज्यूम किया है कि ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मीनिंग ये है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इस पे फोर्स ये मान लेते हैं ये 2m है, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, 2m इंटू जी, 2m इंटू जी। और इस m वाले पे कहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, नीचे की तरफ, m इंटू जी। तो क्या कुछ डिफरेंस आया क्या, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सॉल्विंग में कोई डिफरेंस आएगा क्या? इसे हमने माना x, तो ये क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स। और हम सॉल्व कर देंगे कैसे, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, और क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। किसी को डाउट इसमें कुछ? तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अपन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट, कितना हो जाएगा, 2mg इंटू कितनी डिस्टेंस x इज इक्वल टू mg इंटू l माइनस एक्स। तो यार उस बार m कैंसिल हुआ था, इस बार क्या कैंसिल होगा, पूरा mg कैंसिल आउट होगा, तो 2x इज इक्वल टू l माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3x, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा l/3। कोई टेंशन है ही नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लाइकली टू बी सेंटर ऑफ मास, बट आप समझिएगा, अब आप समझिएगा, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो क्या इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम होगी क्या, बताएं? नो सर, ऊपर वाले पॉइंट पे जी क्या होगा, कम रहेगा। कम कम रहेगा। होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब आप समझेंगे कि यूजुअली मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, और अच्छा स्टेटमेंट है क्या, यूजुअली यूजुअली नहीं, सॉरी, इफ in a uniform gravitational field, in a uniform gravitational field, the center of mass and center of gravity are same, ठीक है, और lie at a same point, ठीक है। सो इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर सेम, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब ये एग्जांपल देखेंगे, सपोज एग्जांपल, एज वी गो above earth surface the value of g क्या होती है, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, डिक्रीज। द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज। तो इसका मतलब अगर मैंने एक ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये अगर अर्थ सरफेस है, ये है अर्थ सरफेस, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी ना। मतलब अगर मैं एक पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, यहाँ पर जो जी होगा, लेट से G1 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो G2 है, तो गारंटीड है क्या होगा,
क्या सिचुएशन मिलेगी? G2 इज लेस देन G1. ठीक। तो इन रियल अगर मैं बात करूं तो जो फोर्सेस लगने वाले हैं, ये भी छोटा सा m मास है और ये भी छोटा सा m मास है, लेकिन इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? mg1, और इस पे जो फोर्स लगेगा mg2। तो बिकॉज g1 ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, बिकॉज G1 विल बी ग्रेटर देन G2, तो इसका मतलब क्या होगा? mg1 विल बी ग्रेटर देन mg2। तो इसका मतलब क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आना चाहिए क्या? एकदम नहीं। सो दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी टूवर्ड्स पॉइंट 1। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड सेम मान रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम सेम चीजें हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं रियल में देखूं, ये एकदम रियल सिनेरियो है, बता रहा हूं आपको, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं एक 2 मीटर का ऑब्जेक्ट ले लूं और यहां पर मैं देखूं कि ग्रेविटी और 2 मीटर हाइट की वजह से ग्रेविटी में क्या डिफरेंस आएगा, तो पता है कैसा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? अगर मैं बोलूं यहाँ पर ग्रेविटी जी की वैल्यू है 9.81623, तो पता है यहाँ पर वैल्यू कितनी रहेगी? सिर्फ मतलब 9.816234 या कम करना है हमें, तो 6329 समथिंग, मतलब जाके 5th डिजिट में चेंजेस आता है। इतना ये जो 2 मीटर हाइट है इसका बिल्कुल भी सिग्निफिकेंस समझ में ही नहीं आएगा आपको। ठीक है? तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? मोर ओवर सेम मान सकते हैं, बट रियल में सेम नहीं है। तो अभी दोनों को सबको समझ आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम चीजें नहीं है। इस क्वेश्चन ने ये प्रूव किया, मतलब एक्चुअल, कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा। ये हमारा रहेगा क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ज्योमेट्रिकल पे, कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्री। ठीक है? और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है? मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्री एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत ही सिंपल। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, मुझे लगता है इसके बाद अभी क्लियर हो जाना चाहिए। कि सपोज ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? ये दिस इज लेट्स से ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहां पर अर्थ है और यहां पर मून है। किसका ग्रेविटी ज्यादा होगा? अर्थ का। सो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ का इस तरफ जो फोर्सेस होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज मोर कंपेयर टू ग्रेविटी ऑफ मून। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? इस तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यार बताओ यार, पक्का सबको ये फील समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे डिफरेंट है? लेकिन अगर हम अर्थ सरफेस पे बात करेंगे तो क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ता है क्या? अगर मैं एक 5 मीटर का ऑब्जेक्ट ले लेता हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या जी में? नहीं, जाके 4th डिजिट में फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे? यही हमारा सेंटर ऑफ मास है और यही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। किसी को कोई डाउट इसमें? Gravity. हाँ, गुड। तो मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब हम आ जाते हैं अपने, वो हाँ प्लैनेट्स में ही चेंज होगा ना? हाँ, मतलब जब हम प्लानिटरी लेवल पे बात करेंगे तब वो डिफरेंस फील होगा। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने जस्ट आपको बेसिक चीजें बताई थी। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड कैसे करना है। चले, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं दो तरीके से। पहले अगर मैं बात करूं सिस्टम, सेंटर ऑफ मास हम फाइंड करेंगे सिस्टम का। तो दो टाइप के सिस्टम होते हैं यार। एक सिस्टम होता है, दो मेजर टाइप ऑफ सिस्टम्स हम लिखेंगे। एक होता है डिस्क्रीट सिस्टम, डिस्क्रीट सिस्टम, और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। ओके, तो एक है डिस्क्रीट सिस्टम और एक है कंटिन्यूअस सिस्टम। तो समझें दोनों चीजों को, डिफरेंस समझें। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, आप नेम से ही समझ सकते हैं कि यार अलग अलग। डिस्क्रीट मतलब ऐसा पूरा अलग अलग फैला हुआ है। इसका मतलब क्या है, सपोज मासेस ऐसे अलग अलग रखे हुए हैं आपको। डिस्क्रीट मतलब ऐसे दिया है, दिस इज M1, दिस इज M2, ये कहीं पे M3 है, ये कहीं पे M4 है, ये कहीं पे M5 है। समझ आया? डिस्क्रीट सिस्टम मतलब समझ आया कि मासेस कैसे हैं, अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक। और कंटिन्यूअस सिस्टम मतलब क्या होगा, लाइक दिस, कि मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। दोनों बातें समझ में आई सबको? तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगी वो एकदम अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसे अलग अलग मासेस दे दिए तो टेंशन नहीं है ना, आप तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, मास इनटू डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया, तो आप एज्यूम कैसे करोगे कि सर यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है, फिर उसकी डिस्टेंस निकालेंगे? कर पाएंगे क्या हम ऐसे? नहीं। तो इसलिए हम दोनों को अलग अलग टाइप में सॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट को अलग सॉल्व करते हैं और कॉन्टिन्यूअस को अलग सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलें, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो टोटली डिस्क्रीट पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब समझ आया कि पार्टिकल टाइप पे मासेस आपको अलग अलग दे दिए हैं, कि ये जो है मासेस अलग अलग रखे हुए हैं। तो फिर हम कैसे करते हैं? ठीक है, तो चले देखें। सपोज सपोज ये एक मैंने एक्सिस बना दिया है और हमारे पास बहुत सारे मासेस रखे हुए हैं। डन। सो लेट्स से ये मासेस हैं। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है। ठीक है, ऐसे मासेस रखे हैं। तो यार इनकी पोजीशन भी तो हमें पहले देखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2, इसकी R2 पोजीशन है R3। क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि मोमेंट निकालेंगे तो ठीक है, बट कोई तो एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा ना हमें। तो वो रेफरेंस हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन। ठीक। तो ये हो गए सारे ये मोमेंट। अब मैंने बताया कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आप पूरा मोमेंट कंसीडर कर सकते हैं कि इट इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, और वो मोमेंट बैलेंस होना चाहिए। तो मतलब हमें एक पॉइंट चाहिए होगा विच विल बी कॉलिंग m total. This is our total mass and its position is called RCM, मतलब R center of mass। ठीक है, ओके। तो अगर मुझे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो हम किस तरीके से निकालते हैं, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सिंपल वे पे, क्या ऑल द मोमेंट शुड बी बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या है कि मोमेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, मतलब मोमेंट m टोटल
ये हुआ पूरा मास मैंने लिख दिया इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आर सेंटर ऑफ मास, ये बैलेंस करेगा किसका, मोमेंट फ्रॉम ऑल द मासेस। क्लियर? तो ये बैलेंस करेगा प्रॉपर विद वेक्टर मोमेंट फ्रॉम ऑल द मासेस, मतलब m1 r1 प्लस मैं ये लिख सकता हूँ मोमेंट फ्रॉम ऑल द मासेस, मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस। तो इसका मतलब ये होगा कि m टोटल जो है इनटू r सेंटर ऑफ मास विल बी m1 r1 पोजीशन विद वेक्टर लिखेंगे, पूरी पोजीशन विद वेक्टर m2 r2 प्लस लाइकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही सिंपल वे पे अगर मैं r सेंटर ऑफ मास देखूं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर और प्लस मतलब इस तरीके से जितने भी मासेस होंगे लाइकवाइज चलता रहेगा, डिवाइड बाय टोटल m, मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस लाइकवाइज चलता रहेगा। तो ये हमारा बन गया क्या, सीधे फॉर्मूला। एग्जाम में हमें अब पूरा मोमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे कैसे सॉल्व किया करेंगे, इस फॉर्मूले से। अच्छा, ये याद रखना है कि आर वेक्टर क्या है, पोजीशन है। आर वेक्टर क्या है, इट इज पोजीशन। तो ये पूरा रहेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ आया? आर जो वेक्टर रहेगा वो पूरा पोजीशन में रहेगा। तो सोचो आपको कभी कभी एग्जाम में जरूरत पड़ी कि सिर्फ आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, ये बहुत सारे मासेस थे और मुझे पता है लेट्स से इनका सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये पोजीशन तो आप निकाल लोगे, बट लेट्स से सिर्फ क्वेश्चन में हमें एक्स चाहिए, हमें टेंशन नहीं लेना कि इसका वाई कितना है, तो सिर्फ एक्स भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये पॉइंट है, सिर्फ एक्स को भी अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो सिचुएशन देख के क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास अगर हमें चाहिए, तो अगर हमें एक्स चाहिए तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, सिर्फ आई कैप चाहिए। तो आई कैप चाहिए तो हम सारे उसका आई कैप वाला कंपोनेंट ही ले लेंगे, मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 लाइकवाइज। तो देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया अब हमारे लिए सेंटर ऑफ मास सॉल्व करना। सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी पोजीशन चाहिए एक्स वाली वाई वाली, वही पर्टिकुलर पोजीशन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स चाहिए, वाई चाहिए, जेड चाहिए, सबको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास या फिर वाई सेंटर ऑफ मास में बात करूं तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस लाइकवाइज सारी चीजें। तो एक चीज है, ऐसा इसको फिर से मैं बताता हूँ कि बार बार एग्जाम में लिखना नहीं होता ये फॉर्मूला, हमें पता चल गया है कि क्या यूज करना है, हम डायरेक्टली सीधे यूज करते हैं। हम इसे एग्जाम में डायरेक्टली सिर्फ सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। डन? तो आई गेस सबको यहाँ पर चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अभी बात यह है कि अगर मैं इसका सब पे मैं टाइम का डिवाइड कर दूं तो यार पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी। गुड। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये सब पता है तो मैं यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल सकते हैं। सो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा, सारे पॉइंट का हमें वेक्टर लिख देना पड़ेगा। सो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 लाइकवाइज रहेगा। अच्छा, इसका मतलब हम vx भी निकाल सकते हैं और vy भी निकाल सकते हैं। आपको x की वेलोसिटी सबकी लिखनी पड़ेगी और y की वेलोसिटी। तो मुझे लगता है सेंटर ऑफ मास काफी इजी चीज हो गया, मैथमेटिकली कैलकुलेट करना काफी इजी हो गया इसे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर क्या हो जाएगा, सेम चीज v/t। तो अच्छा भाई, तो सेंटर ऑफ मास में पूरा COM नहीं लिखते हम, जस्ट CM लिख देते हैं।
मतलब यहाँ पर पोजीशन के लिए एक्सियम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वही चीज रहेगी m1 a1 वेक्टर पूरा, m2 a2 वेक्टर पूरा एंड m3 a3 वेक्टर। ठीक है, लाइकवाइज ये सिचुएशन हो गई। फॉर्मूले हमने गैदरिंग कर ली है, अब हमें सिर्फ क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखना है। तो चले अब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़े से कि सॉल्विंग किस तरीके से हमें रखनी है। अच्छा बिफोर दैट अभी अच्छा आगे सॉल्विंग के टाइम पे ही हम कुछ चीजें लॉजिक वाइज सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमें हर बार मतलब ऐसा फॉर्मूला यूज करना ही करना है। देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ चीजें सीखेंगे, तो वो मैं आगे एग्जांपल के थ्रू ही समझाता जाऊंगा। बट पहले बताएं, डिस्क्रीट के लिए फॉर्मूला समझ आया सबको, किस तरीके से लिखने की जरूरत है? ओके गुड। चलो अब एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है हमें। चले तो एकदम बिगिनिंग फर्स्ट एग्जांपल से ही ट्राई कर लेते हैं। याद है ये m मास है और ये 2m मास है और हमें इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। तो हमने एज्यूम किया कि लेट्स से ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो एज्यूम कर लिया कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, l माइनस एक्स है। क्लियर पॉइंट समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि हमने इसे क्या एज्यूम कर लिया, सेंटर ऑफ मास। तो अब देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा एक मिनट, इसमें हमने सेंटर ऑफ मास क्या किया, एज्यूम कर लिया ना, हमें एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। इस सिस्टम में हमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक ओरिजिन चाहिए ना, वहां से पोजीशन। तो इसका मतलब आपको एक ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन ढूंढना है, तो ओरिजिन आप यहाँ पे बना लो, बट ये टफ हो जाएगा ना फिर। तो ओरिजिन हमेशा कैसा चूज करो, इजी वाला चूज करो, किसी एक मास पर रख दो। ओके तो लेट्स से ये L है। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट एज्यूम एनी one mass to be the reference point, reference point means origin। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एज्यूम कर लेना है कि ये ओरिजिन है, तो हम किसे एज्यूम कर ले, ओरिजिन m को या 2m को, जिससे मन करे। सोचो क्वेश्चन में m से पूछा है तो m को एज्यूम कर लो, 2m से पूछा है तो 2m को एज्यूम कर लो, उससे कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, हमने ओरिजिन मान लिया m को। तो अब ये चीज माइंड में चलनी चाहिए, एग्जाम में ऐसे बार बार ऐसा ओरिजिन बनाने की जरूरत नहीं रहती। क्लियर, ये समझ आया? तो बताओ पोजीशन ऑफ m क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ m x इज इक्वल टू x, 0. पोजीशन ऑफ 2m कितनी हो जाएगी, x2 इज इक्वल टू कितना है, l। क्या इनमें कोई y की लोकेशन है क्या, No, sir. नहीं है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखिए क्या हो जाएगा, x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास का m1 x1 कितना है 0 प्लस m2 कितना है 2m इंटू x2 कितना है l अपॉन m प्लस 2m। तो m तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या गया 3m इंटू l, सॉरी ये तो 0 हो गया, मतलब 2m आया यहाँ पर, 2m इंटू l अपॉन 3m, mm कैंसिल आउट, x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया 2l/3, 2l/3 कहाँ से लेकिन, फ्रॉम M से m, m से 2l/3 पर सेंटर ऑफ मास रहेगा, यहाँ पर 2l/3 पर रहेगा m से। अगर 2m से पूछा होता तो फिर हम सॉल्विंग किससे कर देते अपनी एक्सिस की, 2m से। ठीक है, तो दिस इज सॉल्विंग फ्रॉम मास m, और हम 2m से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है इसमें कोई किसी को टेंशन नहीं है, ये चीजें आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर, और इस बार चीजें हम कम सॉल्विंग कम लिखेंगे। अभी मैंने काफी सारा लिख दिया है, अब इस बार मैं डायरेक्ट चाहूंगा कि आप लोग तुरंत बताएंगे। तो ये 6m है, ये 4m है, एंड दिस लेंथ इज L। क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 6m मास। क्वेश्चन समझ आया सबको? तो हमें हमारा ओरिजिन कहाँ चूज करना चाहिए? 6m पे। M पे। ठीक है, अभी बिकॉज ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरा डिटेल अभी लिख रहा हूँ, बट अब आगे से नहीं लिखूंगा, लास्ट है ये, इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ माइंड में रखना है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से। ओके, पॉइंट समझ आया? तो 6m वाले को फिर हम 0 मान लेंगे, तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा? 6m इंटू 0 प्लस 4m इंटू डिस्टेंस कितनी है L अपॉन 6m प्लस 4m। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4ml बाय 10ml। तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 2/5L। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2 पॉइंट सिस्टम के लिए तो ऐसा फॉर्मूला टाइप भी याद रख सकते हो ना। ठीक है, तो चले 2 सर पॉइंट सिस्टम। हाँ वो 6m के लेफ्ट साइड में है तो हम उसे -4m नहीं लिख सकते क्या? हाँ, नहीं -4m लिखना चाहिए, तो -4m नहीं, L को माइनस लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पोजीशन विद प्रॉपर साइन भी लिख सकते हैं, तो इसे हमें -L लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आएगा माइनस। माइनस सिर्फ बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है। लेफ्ट साइड। हाँ ठीक है, तो कर सकते हैं, मतलब मैंने ये कंसिडर करके रखा था कि ऑलरेडी लेफ्ट की तरफ आ रहा है, बट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं नेगेटिव रिप्रेजेंट्स दैट सेंटर ऑफ मास इज लेफ्ट साइड ऑफ 6m। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये एज ए कॉमन सेंस करके चलना है, उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए लास्ट मैं क्या समझा रहा था कि इसे एज हम स्पेशल पॉइंट भी याद रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे एग्जाम में जरूरत पड़ेगी। 2 पॉइंट सिस्टम को आप बार बार सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको 2 पॉइंट सिस्टम याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 2 पॉइंट सिस्टम याद कैसे रख सकते हैं? सिंपल वे, सपोज ये m1 मास है, ये m2 मास है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लेट्स से x है। क्लियर? तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास और लेट्स से पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम, अगर फ्रॉम m1 पूछा है तो क्या आ जाएगा? m1 से x सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होगी? तो जब m1 से पूछेगा तो ओरिजिन कहां पर कंसीडर करोगे? m1 पे करोगे ना, तो 0 कौन होगा? m1 वाला, बट m2 तो बचेगा ना, तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू x। क्लियर? और अगर फ्रॉम m2 बोला है तो क्या आ जाएगा? m1 upon m1 plus m2 यस into x। यस, तो इसका मतलब हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एक्स। और बेटा इसे याद रखना है, सब लोगों को ये स्पेशल केस जो है पूरा याद रखना है कि अगर 2 पॉइंट सिस्टम है तो ओरिजिन बनाने नहीं लगना है, तुरंत लिख देना है कि कितनी दूर होगा। मतलब अगर ये 8m है और ये 6m है, मैंने पूछा बताओ बेटा यहाँ से कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा तुरंत? 6m डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन 14, क्लियर, इनटू x, ये आंसर होगा। समझ आया सबको?
Yes, sir. सर ओके, गुड गुड। चले और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब एग्जांपल्स ही सॉल्व करना है सिर्फ, तो सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से फाइंड कोऑर्डिनेट of center of mass when center of mass of 4m kept at 2,6 and 2m kept at -4,2। समझ आया सबको? चलो फाइंड करें देन। क्या हमें फिगर बनाने की जरूरत है क्या? सेंटर हाँ ऑफ सर। मास में क्या फिगर? हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कुछ लोग अब सोचेंगे चलो ओरिजिन बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं 2,6 कहाँ है, तो 2,6 कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पे 4m रखा हुआ है कहाँ पर? 2,6 पर। और नेक्स्ट वाला कहाँ पर है? -4, -4,2. तो -4,2 मतलब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और -4,2 कुछ यहाँ पर है, तो बड़ा जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, ये कहाँ है? -4,2 पे, तो जरूरत नहीं रहती है। अगर आप बेसिक देखो तो अब आप सोचोगे कि यार ये एल पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी। लोकेशन किस तरफ शिफ्टेड होगी? लोकेशन 2m वाले के 4m वाले की तरफ ज्यादा होगी। बट ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे क्या सॉल्व कर दो? सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? इसे बोल देते हैं हम 1, तो कितना होगा? 4m इंटू 2 प्लस 2m इंटू कितना है कोऑर्डिनेट इसका? x2 -4 अपॉन क्या आ जाएगा? m1 मतलब 4m प्लस 2m। ठीक है, तो अभी देखो ओवरऑल ये 0 हो जा रहा है। समझ आया? तो x सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 0। 0. तो मतलब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 है। y कोऑर्डिनेट सॉल्व कर देते हैं। 4m इंटू 4m का y कोऑर्डिनेट कितना है? 6 प्लस 2m का y कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 2 और अपना हो गया ये 4m प्लस 2m। तो सॉल्व करें तो ये हुआ 24 प्लस 4 कितना हुआ? 28। 35 हाँ, और ये कितना हुआ? 6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक बार 2 से डिवाइड हो जाएगा 3, 14/3. 14/3 ठीक है, तो ये आ गया 14/3। तो इस तरीके से हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी कि कहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। डायरेक्टली हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होंगे कोऑर्डिनेट? 0, 14/3। किसी को कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है ना सेंटर ऑफ मास कैसे करना है? यस सर। ओके ओके, चले चले अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अब इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइंड पोजीशन ऑफ a 4m mass such that the center of mass of 4m and 2m system is at 0,3 while 2m mass is kept at -4,2 पर। समझ आया क्वेश्चन क्या कर दिया?
क्वेश्चन ये कर दिया कि मुझे पता था अभी सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर, बट ये हाइट कितनी थी 14/3, ठीक है। तो मतलब ये कितना थी 4 पॉइंट समथिंग थी। मुझे ऐसा चाहिए कि इसकी पोजीशन बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ जाए 0,3 हाइट पर। तो इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्री हमें बनानी ही नहीं है, सिर्फ कैसे सॉल्व करना है मैथमेटिकली। इसका मतलब इस बार आपको पता क्या है सेंटर ऑफ मास, ये पता है कि दिस इज अवर एक्स सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज अवर वाई सेंटर ऑफ मास। तो चलो जल्दी से सॉल्व करें, कोऑर्डिनेट आंसर करें चैट बॉक्स में। 4m मास के कोऑर्डिनेट आपको आंसर करने चैट बॉक्स में फास्ट। यार बहुत सारे डिफरेंट आंसर मिल रहे हैं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतने डिफरेंट आंसर्स कैसे मिल सकते हैं। किसी को 1,4 आ रहा है, 2,7 आ रहा है, 2,7/2 आ रहा है, 4/3, 8/3 आ रहा है। कैसे इतने डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं यार, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आंसर्स हैं। चले चेक करते हैं किसका आंसर करेक्ट है। चेक करते हैं यार। मैंने बताया कि दिमाग लगाना ही नहीं है भाई, दिमाग नहीं लगाना इसमें। सेंटर ऑफ मास डिस्क्रीट सिस्टम का तो सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्विंग है क्या। चले देख लेते, अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सारी चीजें लिख देता हूँ। 2m वाला कहाँ पर है, 2m वाला है -4,2 पर। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, वह 0,3 पे। हमें सर्च करना है 4m वाला कहाँ पर है, मतलब हमें x2, y2 ढूंढना है। ये हमारी सिचुएशन है। तो बस अब सॉल्व करते हैं, इतना क्या टेंशन है। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पूरी वैल्यूज रख देंगे। तो 2m को इस बार हमने माना है m1, 2m इंटू क्या है -4 प्लस 4m इंटू x2 पता है क्या, हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड करना है, अपॉन 2m प्लस 4m। बट एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है 0, एक्स सेंटर ऑफ मास इज 0। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8m प्लस 4m इंटू x2 डिवाइड बाई कितना 6m, ठीक है। तो यार ये अगर इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया -8m प्लस 4mx2 इज इक्वल टू 0। तो 8m को इस तरफ ले जाएंगे, 4mx2 इज इक्वल टू 8m। हाँ तो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो ये चीज पहले समझना है कि एक आंसर तो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लेते हैं। चले एक्स कोऑर्डिनेट जिनका 2 आया है वो सही है। मुझे पता नहीं कि कितने लोग का गलत क्यों हो गया, इसमें कुछ इतना सॉल्व करने जैसा था ही नहीं यार। वाई सेंटर ऑफ मास देख लेते हैं। तो 2m का वाई कोऑर्डिनेट देखें कितना है 2 प्लस 4m का वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है y2 अपॉन 2m प्लस 4m। अच्छा y कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, सो यहाँ पर कितना हो गया 2m इंटू 2 मतलब 4m प्लस 4m इंटू वाई डिवाइड बाई 6m।
तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6m का, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया। अच्छा m तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप इतना टेंशन ना लें m को लेके। चलो पहले मैं कर देता हूँ एक क्वेश्चन आपको। 6 इंटू 3 18m इज इक्वल टू 4m प्लस 4m इंटू y2। सो 4m माइनस में आ जाएगा, सो 4m इंटू y2 विल बी 18 में 4 कैंसिल आउट हुआ कितना 14m। क्लियर। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड करेंगे सो 14/4 मतलब 7/2। 7/2 काफी लोगों ने आंसर किया हुआ है, यस 7/2 इज करेक्ट। बट कुछ लोगों ने -7/2 किया। भाई माइनस कहाँ से आ गया यार, समझ नहीं आ रहा माइनस तुम लोग को कहाँ से आ गया। बेसिक सॉल्विंग था, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, देख सकते हैं। ठीक है, बता यहां तक किसी को कोई डाउट इसमें। ओके ठीक है। No, sir. डन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन को और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब लेट से मुझे चाहिए कि एक कुछ एक और मास रख दें। लेट से क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। फाइंड इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन previous question, in previous question where should be a new 4m mass kept to bring center of mass at origin। क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन ऐसा था कि एक मास यहां पर था, एक मास यहां पर था, सेंटर ऑफ मास कहां पर था, ये वाले पोजीशन पे था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास अगर इस पोजीशन पे, अब हमें उसे कहां लेके आना है, ओरिजिन पे लेके आना है। तो पक्का मास को किस तरफ रखना चाहिए, कहीं इधर कहीं पर रखना चाहिए। समझ आया, जिससे इन तीनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहां पर आ जाए, ओरिजिन पर आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड करें कि एक नया मुझे 4m मास रखना है, कहां पर रखें कि आंसर क्या आ जाए, ओरिजिन पर आ जाए। आइडिया समझ आया सबको। तो इसका मतलब क्या करना है, अभी अभी हमारे पास कितने पार्टिकल हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो अभी 3 पार्टिकल पे हमें सॉल्विंग करनी है कि हमारे पास एक है इस तरीके से कि 2m वाला कहां पर रखा है, माइनस क्या पोजीशन थी 2m, -4,2 -4,2। ठीक है, तो ये -4,2 एक 4m, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, 4m कहाँ पे है 2,7/2। ठीक है, एंड न्यू 4m कहाँ पे रखना है ये हमें ढूंढना है। तो लेट से कहाँ पे रखना है, x, y पे रखना है। ठीक, और एक चीज भूल गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो सेंटर ऑफ मास को भी देखना है, वो 0,0 पे। तो ये पूरी सिचुएशन हो गई, काम बन गया। क्या करना है, सिर्फ एक्स सेंटर ऑफ मास के लिए सॉल्व करना है आपको। तो एक्स सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 0 है, वैल्यू रखना स्टार्ट करें, 2m इंटू वैल्यू कितनी है -4, डन, प्लस 4m इंटू वैल्यू कितनी है x की 2, प्लस नया वाला 4m और वैल्यू क्या है x3 हमने एज्यूम कर ली है, डन। नीचे वैल्यूज क्या होंगी 2m प्लस 4m प्लस 6m। ठीक, तो यार अभी देखें तो ये xcm क्या है 0 है, तो पूरी वैल्यू लिख सकते हैं -8m प्लस ये कितना हो गया 8m प्लस 4m इंटू x। तो ये देख के ही लग रहा है कि ये प्लस ये 0 हो गया, सब 0 हो गया, सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो x में तो 0 रखेंगे, y को सॉल्व कर लेते हैं। y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेम चीज, 2m का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 4m का y कोऑर्डिनेट 7/2 प्लस एक और नया 4m है जिसका कोऑर्डिनेट y है, हमें फाइंड करना है।
ठीक, डिवाइड बाई, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 10m, बार बार ऐड करके वो नहीं है। अभी y सेंटर ऑफ मास कितना है, वो भी 0 है, तो ये कितना हो गया 2 × 2 4m प्लस 14m प्लस 4m y। क्लियर? तो अभी इसका मतलब ये 10m नीचे है, ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 4y प्लस 4 और 14 कितना हुआ 18 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी न्यू -9/2 -9/2। ये लोकेशन हो जाएगी पोजीशन ऑफ न्यू 4m, पोजीशन ऑफ न्यू 4m मास क्या हो जाएगी वो 0, -9/2। ठीक है, तो वो फिगर में देख सकते हैं कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे हमने कहीं पे रखा है किसे 2m को, यहाँ पर फिर कहीं पे आया 4m को, और यहाँ कहीं पे रखना, सॉरी x 0 है, मतलब यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा हमें किसे नेक्स्ट 4m को, जिससे इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आ गया ओरिजिन पर। समझ आया सबको? तो ऐसे 3 सिस्टम अगर दे दे आपको तो क्या करना चाहिए हमें बेस्ट, अगर मतलब ऐसे कुछ है तो इधर तो आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ढूंढो और फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो। समझ आया? तो चले ऐसा ही एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं। और फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो लेट्स से हमें कुछ ऐसा गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, मासेस आर केप्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट्स से ये एक m मास है, ये एक m मास है और ये एक m मास है। क्वेश्चन समझ आया सबको कि द मासेस आर केप्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बताना है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी। ये डिस्टेंस लेट्स से हमें गिवन है, ये कितनी है l, तो मैं लिख रहा हूं द मासेस आर केप्ट, the masses are kept at vertex of or vertices of equilateral triangle। चले, तो एक तो चीज है, क्या कर सकते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व कर दो, सीधे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व कर दो। तो पहले बताओ तीनों के कोऑर्डिनेट क्या क्या है। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। दूसरा क्या है 0, दूसरा m कहाँ पर है x, हाँ l, 0, l, सॉरी 0, 0, l। थर्ड वाला कहाँ पर है, तो थर्ड वाला गारंटीड है कि x तो इसका हाफ है, मतलब x क्या होगा y हमें करना पड़ेगा, y हमें फाइंड करना पड़ेगा, ये y हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये y कैसे फाइंड कर सकते हैं, 0,0। हाँ इधर डायरेक्टली याद रखो, इधर आई गेस कि डायरेक्टली याद रखो वो भी बेस्ट है, और याद फिर अगर नहीं पता तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है और ये L है, सो ऑफ कोर्स दिस साइड विल बी L sin 60 डिग्री, तो कितना होगा √3L/2। किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है? तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा √3L/2 सर या वो सेकंड वन L,0 है ना, L, हाँ L, 0 के, हाँ x एक्सिस L है एंड y एक्सिस पे 0 है, तो निकाल लेते हैं x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, सबका x लिख लेते हैं, तो ये m × 0 प्लस m × L प्लस
m इंटू एल बाई टू डिवाइड बाई कितना 3m, तो टोटल कितना हो गया देखें, सॉल्व करेंगे आंसर आएगा एल बाई टू। वाई सेंटर ऑफ मास देखें वाई क्या होगा m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो प्लस m इंटू रूट थ्री एल बाई टू डिवाइड बाई 3m। क्लियर? तो इसका मतलब क्या आ जाएगा l बाई टू रूट थ्री, कैसे रूट थ्री बाई थ्री रहेगा, सो यहां पर हमने क्या किया एक रूट थ्री कैंसिल आउट कर दिया तो आ गया l बाई रूट थ्री। समझ आया सबको? इसमें कुछ डाउट नहीं? अब यहां पर काम की बात देखते हैं कि यार एग्जाम में हमें एक्चुअली l बाई टू सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में आपको एक्चुअल l बाई टू सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो ये स्पेशल पॉइंट की तरह देखें क्या, दैट सेंटर ऑफ मास lie on a line of symmetry, a line of symmetry। ओके जस्ट अ मिनट, अभी प्रॉब्लम थोड़ा मेरा लैपटॉप का बैटरी गया हुआ है और पावर कट भी हुआ है, सो मे बी एनी टाइम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक कंप्लीट रखेंगे। मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुने। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज थ्री मासेज हैं, ओके थ्री मासेज हैं, तो सिमेट्री आपको देखना है कि किस पॉइंट के अबाउट द सिस्टम कैन बी पुट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो अगर आप देखो ये लाइन के अबाउट पूरी सिमेट्री है, ये मास l बाई टू डिस्टेंस पे है, ये मास l बाई टू डिस्टेंस पे, और इसको तो हमने बीच में ही कट कर दिया है, तो ये मास तो मतलब उसी में आ गया है। तो इससे कंफर्म होता है कि x कोऑर्डिनेट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ आया सबको? ये लाइन समझ में आई कि सेंटर ऑफ मास लाई ऑन अ लाइन, इसका मतलब ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि सपोज मैंने यहाँ पर अब चार मासेस लिखे हैं, अच्छे से देखेंगे सब, यहाँ पर चार मासेस हैं, तो ये m है, m है, m, तो मुझे पता है कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके अबाउट ये भी l बाई टू पर है, ये भी l बाई टू पर है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे आएगा। अच्छा यहाँ पर भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक, अब देखिएगा मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, यहां पर m की जगह मैं रख रहा हूं 2m, यहां पर m की जगह रख रहा हूं 2m, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी क्या? बताइए। नहीं नहीं, सर। क्योंकि ये 2m है भाई, ये 2m है, l बाई टू पर है, ये l बाई टू पर है, नहीं बनेगी। लेकिन लेकिन ये 2m है, ये तो बन सकती है ना लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल से। हाँ, ये m और Yes, m sir. l और l हाइट पे है, ये 2m और 2m बैलेंस करेंगे l और l हाइट पे। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि आप हर बार मैथ लगा के x भी फाइंड करो y भी फाइंड करो। समटाइम्स x या y एक कोऑर्डिनेट लॉजिकली आ जाता है। क्लियर? यार पॉइंट समझ आया सबको? Yes, sir. लॉजिकल। ओके ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लॉजिकल क्वेश्चन पे बात करेंगे, जहां पर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा लेकिन हम लॉजिकली फाइंड कर पाएंगे। ओके ओके देन हाँ आज सर। इतना ही काफी है। ओके बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.